तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो 30 तक की ये टर्म्स वाले क्वेश्चंस थे इनको कर लिया था। 31 से हमें स्टार्ट करना है। तो आइए बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। द 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज पैराडॉक्स। देखिए दोस्तों, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा पैराडॉक्स। अगर पैराडॉक्स की बात करें तो सीधा सीधा इसका अर्थ होता है विरोधाभास। आंसर है ए स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी। देखिए इस बात को समझिए, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में विरोधाभासी दिखाई देता है और एब्सर्ड और बेतुका लगता है इन रियलिटी, और वास्तव में, यहां से थोड़ा बात को समझिएगा, बट इन रियलिटी, परंतु वास्तव में एक्सप्रेसेस अ पॉसिबल ट्रूथ, एक वास्तविक सच्चाई को दर्शाता है। मीन्स इज टू से पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसी टर्म है जिसमें एक स्टेटमेंट बाहरी रूप से हमको कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी लगता है, बेतुका लगता है, परंतु जब हम उसके वास्तविक मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं तो वो सच्चाई को, ट्रुथ को बताता है। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। देखिए अब ये जो वाक्य है ये हम देखते हैं तो हमको लग रहा है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि पैसा बचाओ पैसा खर्च करके। ये जनरली तो ये संभव नहीं है, बट जब हम इसके डीप अर्थ को समझते हैं तब हमें ये पता लगेगा कि जो पैसा खर्च करने की बात कही जा रही है, वहां पैसा खर्च करने से मतलब है कि आप पैसे को अगर बचाना चाहते हैं तो उसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इट मीन्स बाय इन्वेस्टिंग मनी वी कैन सेव मनी इन द लॉन्ग रन। तो आपको समझ में आया होगा पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बाहरी रूप से हमको कंट्राडिक्टरी लगता है, एब्सर्ड लगता है, बेतुका लगता है, परंतु वास्तव में वो एक रियलिटी को बयां करता है। एक एग्जाम्पल और मैं यहां पर आपको देता हूं। इन विलियम शेक्सपियर्स हैमलेट, ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट का एग्जाम्पल है। द टाइटल कैरेक्टर यानी कि हैमलेट की बात हो रही है। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। हैमलेट कहता है आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, कि मुझे क्रूअल होना चाहिए। क्या होने के लिए? काइंड होने के लिए। अब ये जनरली हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि भाई ये कैसे संभव है कि काइंड होने के लिए व्यक्ति को क्रूअल होना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसके डीप अर्थ को समझते हैं सरफेस पर जाकर के, तब हमें ये बात स्पष्ट होती है। देखते हैं कैसे। ऑन द सरफेस वंस अगेन दिस स्टेटमेंट डजंट सीम टू मेक मच सेंस। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो देख करके हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा सेंटेंस है कि आई मस्ट बी क्रूअल, मुझे क्रूअल होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा दयालु होने के लिए। हाउ कैन एन इंडिविजुअल कन्वे काइंडनेस थ्रू क्रूएलिटी। हमारे दिमाग में सवाल ओरिजिनेट हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। तो यही जो चीज है दोस्तों, इट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। इसी को पैराडॉक्स कहा जाता है। ये जो मन में जो हमारे विरोधाभास ओरिजिनेट हुआ है, इसी को। आइए इसको पूरा समझते हैं। इन दिस केस, इस ये जो लाइन थी ऊपर हैमलेट वाली, हैमलेट इज स्पीकिंग अबाउट हाउ ही प्लान्स टू स्ले क्लाउडियस, कि उसने किस प्रकार से प्लान बनाया है क्लाउडियस को मारने का। इन ऑर्डर टू अवेंज हिज फादर, क्योंकि वो बदला लेना चाहता है अपने पिता की मृत्यु का। तो जब वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है अपने अंकल से, तो उसको क्रूअल होना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड हिज मदर इज नाउ मैरिड। अब उसकी मदर ने उससे विवाह कर लिया है। किससे? उसके अंकल से, क्लाउडियस से। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी ए ट्रेजेडी फॉर हर। अगर मैं उसके दूसरे हस्बैंड को भी मार देता हूं तो ये एक ट्रेजेडी होगी, एक क्रूएलिटी होगी, एक दुखद घटना होगी। But however he does not want his mother to be the lover of his father's murderer। दूसरी तरफ वह नहीं चाहता है कि उसकी माँ उसके पिता के कातिल की प्रेमिका बने। any longer, लंबे समय तक। he believes that the
द मर्डर विल बी फॉर हर ओन गुड। तब वह आगे कंक्लूड करता है और सोचता है कि जो व्यक्ति मेरे पिता को मार सकता है वो निश्चित रूप से रानी को भी मार सकता है, और ये इस रानी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसके खुद के लिए भी अच्छा होगा। तब वो अपने आप से कहता है आई मस्ट बी क्रूअल, मुझे निश्चित रूप से कठोर बनना पड़ेगा, टू बी काइंड, अपनी मदर के लिए दयालु होने के लिए। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं दोस्तों, वो स्टेटमेंट पैराडॉक्स के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अ टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। वही एग्जाम्पल है दोस्तों, अ टीचर मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। अगर वह लोगों की, स्टूडेंट्स की, छात्रों की मदद करना चाहता है तो कई बार उसको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। तो ये भी पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? आपने कई बार सुना होगा एनाफोरा। आइए आज इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं और एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको स्पष्ट कर लेते हैं। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच। यह एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच वर्ड्स रिपीट। देखिए इस बात को समझिए, शब्दों का रिपीटिशन होता है। अब रिपीटिशन तो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच में होता है, तो इसको स्पष्ट करना जरूरी है किस तरह का रिपीटिशन। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंस। एक लाइन के बाद जो दूसरी आने वाली लाइन है, क्लोज है, फ्रेज है, सेंटेंस है, उस लाइन के शुरुआत में यदि वर्ड रिपीट होते हैं तो वो एनाफोरा कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ गिवन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा, तो एनाफोरा का एग्जाम्पल है, देखिए, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। इस सेंटेंस में देखिए शुरू में इट वाज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? इट वाज। फिर आगे कहा गया इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। देखिए दूसरे सेंटेंस में भी शुरू में क्या दिया हुआ है? इट वाज दिया हुआ है। यानी कि जिन शब्दों से पहली लाइन स्टार्ट हुई थी वही अगली सेंटेंस में शुरुआती शब्द बने हैं। और फिर आगे कहा है इट वाज द एज ऑफ विजडम। तो देखिए यहां पर फिर से उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जब भी कोई शब्द सक्सेसिव लाइन में, फ्रेज में, क्लॉज में, सेंटेंस में रिपीट होगा इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, तब वो एनाफोरा कहलाता है। इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। देखिए फिर यहाँ पे इट वाज स्टार्टिंग में है, शुरू में दिया हुआ है। बिगिनिंग में अगर शब्दों का रिपीटिशन होता है तो दोस्तों वो एनाफोरा कहलाता है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, जिनको आपको अध्ययन करना चाहिए। देयर आर द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये शुरुआती शब्द हैं दोस्तों, ए टेल ऑफ टू सिटीज लिखा गया चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों एनाफोरा का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी सेंटेंस में, चाहे वो पोएटिक लाइन हो, अगर शब्द, शुरुआती शब्द जो हैं वो सक्सेसिव लाइन के स्टार्टिंग में प्लेस किए जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तब वहां पर एनाफोरा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोएट्री दैट शोज द पोएट्स हार्ट, हिज एक्सपीरियंस, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग इज कॉल्ड। ऐसी कविता जो पोएट की हृदय की भावनाओं को, अनुभवों को, उसकी पसंद को, नापसंद को शो करती है, इस तरह की जो पोएट्री है वो क्या कहलाती है? इस तरह की पोएट्री दोस्तों सब्जेक्टिव पोएट्री कहलाती है। सब्जेक्टिव पोएट्री हम इसको कहते हैं। आगे है दोस्तों, पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि पेट्रार्कन सोनेट को क्या कहा जाता है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है पूरा सोनेट की डिटेल पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगुलर सोनेट। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेगुलर सोनेट, तो ध्यान दीजिएगा पेट्रार्कन सोनेट, रेगुलर सोनेट एक ही है। दूसरा है दोस्तों क्लासिकल सोनेट। अगर कहा जाए क्लासिकल सोनेट तब भी इसका मतलब पेट्रार्कन सोनेट से है। ये मैंने बड़े अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है अपनी वीडियो में, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और फिर मिल्टोनिक सोनेट, क्योंकि दोस्तों मिल्टन ने भी वही स्टाइल अपनाया जो पेट्रार्कन था,
जो क्लासिकल था, जो रेगुलर था, या जो इटालियन था। अगर आपसे इटालियन सोनेट पूछा जाए तब भी इसका मतलब दोस्तों यही है। ये सारे एक ही प्रकार के जो सोनेट है उसके नाम है। ईच लाइन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज इन। साधारणतः जो पेट्रार्कन सोनेट होता है दोस्तों, उसकी जो लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। आयम्बिक इज ए काइंड ऑफ फुट, पेंटा का मतलब 5, मीटर का मतलब लाइन। 5 पदों वाली आयम्बिक पदों वाली लाइन, आयम्बिक 5 पदों वाली पंक्ति को ही हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कैंपस नॉवेल जो टर्म है वो किससे जुड़ा हुआ है, यानी किससे एसोसिएटेड है। तो इसमें आंसर है दोस्तों किंग्सले एमिस। कैप्सूल नॉवेल इज ए टर्म गिवन बाय किंग्सले एमिस। अभी इसकी आगे हम बात भी करेंगे दोस्तों। व्हाट इज कैंपस नॉवेल। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कैंपस नॉवेल आखिर है क्या। तो कैंपस नॉवेल को जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, इसी शब्द में इसका अर्थ भी छिपा हुआ है दोस्तों। इट इज ए नॉवेल हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड द कैंपस ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का नॉवेल जिसका जो घटनाक्रम है वो एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का दिखाया गया हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एकेडमिक नॉवेल। इस प्रकार के नॉवेल को दोस्तों एकेडमिक नॉवेल भी कहा जाता है। व्हाट इज अवांट ग्रेड। दोस्तों बहुत पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा भी गया है, व्हाट इज अवांट ग्रेड। तो जनरली मैं आपको बता दूं, अवांट ग्रेड होता है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, यानी कि ऐसी लेखन की कला या लेख या वर्क जो नवीन हो, आगे की सोच वाला हो, जिसमें एडवांसनेस दिखाई गई हो, उसको ही हम अवांट ग्रेड कहते हैं। एक इस प्रकार की रचना जो समय से आगे हो, पुरानी कन्वेंशनल जो चीजें हैं उनको छोड़ करके थोड़ा बदलाव के साथ, इनोवेशन के साथ आगे लिखा गया हो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों, व्हाट इज असाइड। असाइड क्या है। देखिए असाइड सोलोलॉकी, मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इनको आप बड़े अच्छे से समझिएगा क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर देते हैं। किन किन चीजों को एक साथ आपको समझने की जरूरत है। असाइड, असाइड के बाद आता है सोलोलॉकी, सोलोलॉकी के बाद आता है मोनोलॉग, मोनोलॉग के बाद आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बाद आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सारा एक ही प्रकार की चीजों का बदला हुआ थोड़ा थोड़ा स्वरूप है। सबसे पहले असाइड की हम बात करते हैं दोस्तों। असाइड जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, किसी को साइड में ले जा करके कुछ कहना। लेकिन जब हम इसकी बात ड्रामेटिक रेफरेंस में करते हैं दोस्तों, तो ए शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज। असाइड क्या है दोस्तों, एक ऐसी छोटी सी स्टेटमेंट है, स्पीच है, जिसको स्टेज के अन्य कैरेक्टर्स के द्वारा नहीं सुना जाता। ये असाइड जो होता है डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, असाइड इज ए शॉर्ट कमेंट और स्पीच directly addressed to the audience, and all the characters on the stage seemed not to hear the thoughts. देखिए फिर से थोड़ा एक्सप्लेन और कर देता हूं। An aside is a short comment। मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा कमेंट हो सकता है, एक स्पीच इसको आप कह सकते हैं। That a character delivers, जो एक पात्र डिलीवर करता है डायरेक्टली टू द ऑडियंस, किसको, जो ऑडियंस होती है उसको, उससे बोलता है, और टू हिमसेल्फ, और कई बार अपने आप से। वाइल अदर एक्टर्स, जबकि जो अन्य एक्टर्स हैं ऑन द स्टेज, मंच पर, अपीयर नॉट टू हियर, वे ऐसा दिखाते हैं कि वो इस बात को नहीं सुन रहे हैं।
असाइड का मतलब एक तरफ होकर के अपनी बात को बोलना। ओनली द ऑडियंस नोज, केवल जो ऑडियंस होती है जानती है, दैट द कैरेक्टर हैज सेड समथिंग टू देम, के कैरेक्टर ने, पात्र ने उनसे कुछ कहा है। मीन्स जो उसका थॉट होता है वो ऑडियंस तक तो पहुंच जाता है, परंतु अन्य कैरेक्टर्स उसको नहीं सुनते हैं। शॉर्ट स्पीच होती है। दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि सोलोलॉकी में और इसमें अंतर क्या है। अंतर सबसे बड़ा और सबसे पहला अंतर यही है कि सोलोलॉकी जो होती है वो बड़ी होती है, स्पीच लॉन्ग होती है, अपने आप के विचार होते हैं, डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस होती है, ये कॉमन चीजें हैं। लेकिन लेंथ जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है असाइड का, ये बहुत ही छोटा होता है और सोलोलॉकी बड़ी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अनदर नेम फॉर लिरिक इज, लिरिक का दूसरा नाम क्या है? तो मैलिक सॉन्ग इसको कहा जाता है दोस्तों, लिरिक को आप मैलिक सॉन्ग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लिरिक इज ऑल्सो नोन एज मैलिक सॉन्ग। एन एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल इमोशन इज डन थ्रू, देखिए मैंने आपको बताया था लिरिक को पढ़ाते समय, लिरिक की जो वीडियो है वो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर के देख लीजिएगा, आपने देख भी ली होगी। तो लिरिक में वन थॉट, वन इमोशन का होना बहुत जरूरी है। यह पर्सनल फीलिंग्स को दर्शाता है। इट शोज द पर्सनल फीलिंग्स एंड ओनली सिंगल थॉट और सिंगल इमोशन इज शोन इन इट। याद रखिएगा लिरिक वन थॉट वाला होता है, एक विचार की प्रस्तुति उसमें होती है। अगला है दोस्तों, द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ वर्ड करेक्टली इज नोन एज, शब्द को वर्तनी के साथ सही लिखने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तो ऑर्थोग्राफी इसको कहा जाता है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी की जो कला है, स्पेलिंग लिखने की जो कला है, उसको ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। आगे है दोस्तों, ए फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस विच आर इन हार्मोनी विद द स्पिरिट ऑफ द एज इज कॉल्ड। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए फ्रेज अप्लाइड टू आइडियाज, एक ऐसा फ्रेज जो आइडियाज के लिए, थॉट्स के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, जो विच आर इन हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता मधुरता में, विद द स्पिरिट ऑफ द एज, उस सभी भावना के साथ जो वर्तमान की एज है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा या ऐसी थॉट्स, लेखन की जो पंक्तियां हैं उनमें जो वर्तमान के समय के थॉट्स, विचार और एक्सप्रेशंस को हार्मोनियस वे में दिखाता है, क्लाइमेटिक ओपिनियन हम उसको कहते हैं, जो आसपास के क्षेत्र को, आसपास की विचारधारा को, आसपास के लोगों के जो थॉट्स हैं उनको वो दर्शाए। तो सीधा सीधा शब्द से भी स्पष्ट है, देखिए क्लाइमेटिक ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी, ए सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी। अब अगर केवल इतना है, ए सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी इज कॉल्ड, तो जनरली हम उसको हीरो कह सकते हैं, लेकिन हीरो की अपनी कुछ डेफिनेशंस होती हैं। फिल्म, अब वो कह रहे हैं कि अ सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी, फिल्म और ड्रामा, हु लैक्स, देखिए यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया, हु लैक्स, जिसके अंदर कमी होती है, क्या कन्वेंशनल, जो प्रथागत क्वालिटीज हैं हीरो की, उनको, उस व्यक्ति को, उस सेंट्रल कैरेक्टर को क्या कहते हैं? जो हीरो की प्रथागत क्वालिटियों को नहीं रखता है परंतु होता सेंट्रल कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर को दोस्तों एंटी हीरो बोलते हैं। एंटी हीरो बोलते हैं से मतलब एंटी हीरो, देखिए हीरो के अंदर अपनी परिभाषा के अनुसार हेरोइक डीड्स, हेरोइक क्वालिटीज का समाहित होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो है तो सेंट्रल, परंतु उसके अंदर पूर्ण रूप से जो हेरोइक क्वालिटीज हैं वो नहीं है, वो विकसित नहीं है, उनकी कमी है,
तो इस प्रकार का जो सेंट्रल कैरेक्टर है दोस्तों वो एंटी हीरो कहलाता है। मैं एग्जाम्पल कुछ आपको दे देता हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी। एंटी हीरोज इंक्लूड, देखिए जो साइलोक है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, वो एंटी हीरो की श्रेणी में आता है क्योंकि उसके अंदर वो एक व्यक्ति है, सेंट्रल फिगर है क्योंकि पूरा प्ले उस पर आधारित है, और उसके अंदर जो हेरोइक क्वालिटीज हैं दोस्तों वो उसके अंदर नहीं है। कुछ कुछ जगह पे साइन हमको मिलते हैं लेकिन कंप्लीटली अगर कहें तो जो बेसिक क्वालिटीज होती हैं एक हीरो की वो उसमें नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल है दोस्तों रिचर्ड थर्ड का, एज प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन विलेनी, एंड ओथेलो, ओथेलो भी इसी श्रेणी में आता है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हीरो, बट वो कंप्लीटली हीरो नहीं है। किंग लियर, किंग लियर प्ले में सेंट्रल फिगर है किंग लियर, परंतु वो हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो है। एज अ रिजल्ट ऑफ इयागो, क्योंकि वो इयागो से प्रभावित है कौन, ओथेलो एंड एडमंड, और लियर जो है वो प्रभावित हो जाता है किससे, एडमंड से। तो इस प्रकार के कैरेक्टर जो होते तो सेंटर हैं जिनके बिना प्ले का डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे अगर ओथेलो में से आप ओथेलो को निकाल देंगे तो ओथेलो प्ले की रचना बेकार हो जाएगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस में से साइलोक को हटाएंगे तो पूरा प्ले ही बेकार हो जाएगा। किंग लियर में से इसको हटाएंगे तो पूरा प्ले बेकार हो जाएगा। तो ये है तो सेंट्रल फिगर, परंतु इनके अंदर जो हेरोइक डीड्स हैं वो नहीं है। तो इस प्रकार का जो कैरेक्टर है दोस्तों वो एंटी हीरो कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अ पर्सन और थिंग दैट इज द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ समवन और समथिंग एल्स इज कॉल्ड ए पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति और वस्तु, दैट इज द डायरेक्ट ऑपोजिट, जो डायरेक्टली ऑपोजिट है, ऑफ समवन किसी का, और समथिंग किसी वस्तु का, एल्स इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है या किस रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच है, आपने पढ़ी है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप चाहें तो आप जाकर के उस वीडियो को एंटीथीसिस का बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं दोस्तों जो मैंने कंप्लीट कराए हैं और छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं एक एक फिगर ऑफ स्पीच पे। मैं यहीं पर लिंक दे देता हूं, साइड में आपके लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों एंटीथीसिस में क्या है आइए समझते हैं। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज ए रियल थिंग। देखिए मुझे लग रहा है कि आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से में आप उलझ जाएंगे, इसीलिए मैंने क्या किया है यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको बात आराम से समझ में आए। आइए समझते हैं। एंटीथीसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट एंटीथीसिस इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच रेफर्स टू द जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन का मतलब होता है दोस्तों पास पास में रखना, ओपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज। यह दो विरोधी विचारों को, विरोधी तथ्यों को पास पास में रखता है। इट इन्वॉल्व्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कंट्रास्ट, जिससे कि कंट्रास्ट पैदा हो, दोनों शब्दों में अंतर पैदा हो। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स की बैलेंसिंग होती है। इसका प्रयोग जो सेंटेंस होता है उसको बैलेंस करने के लिए विरोधी कथन के साथ किया जाता है। आइडियाज बाय एन ओबियस कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट पैदा करे इन द वर्ड, शब्दों में, क्लोजेस में, सेंटेंसेस में, विद इन ए पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। देखिए समानांतर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको उनको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जनरली लोग इसको पैराडॉक्स की श्रेणी में ले जाते हैं, पर पैराडॉक्स और इसमें क्या अंतर है उस बात को भी आप समझिएगा। पैराडॉक्स विरोधी कथन है जो हमें मस्तिष्क में विरोधी लगता है, वास्तविक में उसके जो अर्थ होते हैं वो सत्य और ट्रुथफुल होते हैं, उनका सेंस बहुत गंभीर होता है। लेकिन एंटीथीसिस में दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को इस तरह से रखा जाता है कि दोनों सेंटेंसेस बैलेंस हो जाएं। जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। देखिए प्रपोजेस और डिस्पोजेस विरोधी कथन है और दोनों को इस प्रकार से रखा गया है कि दोनों से मिलकर के
एक सेंटेंस बन रहा है जो कि एक बैलेंस्ड सेंटेंस है। लव इज एन आइडल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। देखिए, लव को आइडल थिंग बताया जा रहा है, मैरिज को रियल थिंग बताया जा रहा है। सेंटेंस को बैलेंस किया जा रहा है। आइडियल और रियल दोनों में अंतर है, अपोजिट है। आगे है दोस्तों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है और क्षमा करना वो दैवीय गुण है। तो ये एक तरीके से आपको प्रोवर्ब के रूप में भी देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैलेंसिंग एंटीथेसिस जो है एक प्रोवर्ब के सेंस में भी एक कहावत के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। देखिए, और भी एग्जाम्पल है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। बहुत सारों को बुलाया जाता है परंतु बहुत कम लोगों को ही चुना जाता है। तो ये बैलेंसिंग फॉर्म में जब भी विरोधी कथन रखे हुए हों दोस्तों, तो वहां पर एंटीथेसिस होता है। आइए आगे चलते हैं। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो शब्द है ड्रामा वह ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो ग्रीक वर्ड है वो है ड्रेन, विच मीन्स टू डू और टू एक्ट। ड्रामे का जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया है ड्रेन से, जिसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट, करना और दर्शाना, निभाना। ये इस तरह के शब्द भी दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। आई थिंक 2013 वाले में नोवेला जो करके है शब्द, वो नॉवल का, उसको पूछ लिया गया था। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम विच हैज बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो लॉन्गेस्ट काइंड ऑफ पोएम है दोस्तों वो क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे लंबा प्रकार कविता का कौन सा होता है, तो आप कहेंगे एपिक पोएम, एपिक पोएट्री। एपिक कविताएं जो होती हैं दोस्तों, ये सबसे लंबी कविताएं होती हैं। इसके बाद अगर नाम आता है तो बैलेड पोएम का आता है दोस्तों, क्योंकि जो बैलेड होते हैं वो भी बहुत लॉन्ग पोएम होती है, उसका कोई निश्चितता नहीं होती। लेकिन एपिक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोएम के रूप में, सबसे प्राचीन जो शैली है लॉन्गेस्ट पोएम की वो है। व्हाट इज एपिक सिमली? देखिए, आपसे बहुत बार आप लोग परेशान होते हैं। पूरा वीडियो, पूरी सीरीज आप इसको मिस मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट इसमें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, और जितनी भी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, टर्म्स हैं दोस्तों, उनको मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। व्हाट इज एन एपिक सिमली? आपसे कहा जाता है एपिक सिमली। अब मैं थोड़ा सा अभी आंसर दिखाने से पहले इसको यहीं पे थोड़ा आपका काउंटर करना चाहता हूं। सिमली आपको मालूम है, सिमली का मतलब फिगर ऑफ स्पीच है। ये एज लाइक एज का हम इसमें प्रयोग करते हैं, समानांतर इसकी तुलना का कार्य इसमें किया जाता है, और कम से कम एक गुण को समान बताया जाता है। एपिक का मतलब है ग्रंथ, यानी कि ऐसी सिमली जो ग्रंथ के अंदर प्रयोग की गई हो। जनरल सेंस तो इसका ये निकलता है। अब थोड़ा सा और इसमें हम कुछ ऐड कर लेते हैं। एपिक सिमली से मतलब होता है ग्रेविटीफुल सिमली, एक महान सिमली, एक महान तुलना जो नॉर्मल तुलना से बड़े अर्थों को रखती है। दैट इज कॉल्ड एपिक सिमली, या यूं कहिए कि एपिक पोएम में जब सिमली का प्रयोग हो तो सीधे सीधे वो एपिक सिमली कहलाता है। आइए देखिए, सिमली मीन्स कंपैरिजन। आपको मालूम है सिमली का मतलब होता है तुलना। एपिक सिमली गिव्स ए डिटेल। देखिए, एपिक सिमली जो होती है वो एक डिटेल देती है, एक बड़ी तुलना होती है। पिक्चर ऑफ सम सीन, किसी एक दृश्य की, और इंसिडेंट, एक घटना की। मैंने कहा जब विस्तृत रूप में कोई सिमली प्रयोग हो तो वो एपिक सिमली, या एपिक कविता में जब कोई लॉन्ग सिमली प्रयोग हो तो वो एपिक सिमली बन जाती है। इन पैराडाइज लॉस्ट, अब पैराडाइज लॉस्ट के अंदर देखिए सैटन की जो शील्ड है दोस्तों, सैटन्स शील्ड, जो उसकी शील्ड है, उसकी जो कवच है, रक्षा कवच, इज कंपेयर टू द मून। उसको मून से, चंद्रमा से तुलना उसकी की गई है। तो आप देखिए कि ये बड़ी जो है सिमली है और तुलना की गई है, और सैटन के कैरेक्टर की, चूंकि एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, तो एपिक में प्रयोग हुई सिमली, इसी को हम एपिक सिमली बोलते हैं। आइए, एपिक सिमली इज ऑल्सो कॉल्ड। अब एपिक सिमली को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है?
इट इज ऑल्सो नोन एज होमरिक सिमली, इसको होमरिक सिमली भी कहा जाता है। व्हाट इज हाइपरबोल? यू नो वेरी वेल, किसी भी बात को बढ़ा करके कहना हाइपरबोल कहलाता है। वह रोई और सारा जहां रोने लगा। A figure of speech in which an author or speaker exaggerates, exaggerates का मतलब होता है बढ़ाना, to an extreme, बहुत आगे तक, beyond the limit, किसी चीज को जब हम बढ़ा करके बोलते हैं तब वो हाइपरबोल कहलाता है। It is used for emphasis, इसका प्रयोग जोड़ देने के लिए किया जाता है। देखिए ये एग्जाम्पल है, I am so hungry, मैं इतना भूखा हूं। I could eat a horse, कि मैं घोड़े को भी खा जाऊंगा। She is as old as the hills, वह इतनी बूढ़ी है जितनी की पहाड़ियां। तो देखिए क्या है दोस्तों, कोई भी इतना बूढ़ा नहीं हो सकता, तो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके जब कहा जाए तो वहां पर हाइपरबोल होता है। I walked a million miles to get here, मैं मिलियन माइल्स चल करके आया हूं यहां पर पहुंचने के लिए। तो बहुत ज्यादा बढ़ा करके इस बात को बोला गया है। She can hear a pin drop a mile away, वह एक माइल की दूरी से भी पिन के गिरने की आवाज को सुन सकती है। तो आप समझ रहे होंगे, जब भी बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को रिप्रेजेंट किया जाए तब वहां पर हाइपरबोल होता है। I did of embarrassment, he is as skinny as a toothpick, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। It is raining cats and dogs, आइए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा मुस्कुराई हंसी, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और सारा संसार हंसने लगा, प्रसन्न हो गया, सारा संसार प्रसन्न हो गया। What figure of speech has used in this line, क्या फिगर ऑफ स्पीच हुई है दोस्तों? ऐसा नहीं हो सकता कि एक के हंसने से सारा संसार हंसने लगे या खुश हो जाए, तो ये बढ़ाकर के बात को बोला गया है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, हाइपरबोल है। What is पन? बहुत परेशान होते हैं बच्चे की पन क्या है। साधारण शब्दों में प्ले ऑन वर्ड्स कहा जाता है। प्ले ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड अ पन। अब प्ले ऑन वर्ड्स क्या है? अगर मैं साधारण भाषा में कहूं, समझाऊं, तो एक ही शब्द से बनने वाले अन्य शब्दों का प्रयोग जब किसी वाक्य में हो तो दोस्तों उसी को हम पन कहते हैं। साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो एक ही रूट वर्ड से बनने वाले शब्दों का यदि प्रयोग हो किसी वाक्य में, पंक्ति में, तो वो पन कहलाता है। जैसे आइए समझते हैं, ए पन इज ए क्लेवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड। देखिए एक चतुराई भरा प्रयोग है किसी शब्द का विद टू मीनिंग्स, दो मीनिंग्स के साथ, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। मैंने आपको बता दिया, तरीका भी बता दिया। एक ऐसा शब्द जो अपने अंदर में दो अर्थ, दोहरे अर्थ लिए रहता हो, या यूं कहिए कि एक ही शब्द से बने वाले शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में हो तब वहां पर पन होता है। पन मीन्स प्लेइंग ऑन वर्ड्स। देखिए यही लाइन लिखी हुई आती है एग्जाम में, यही लिखा हुआ आएगा कि प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है, तो आप कहिएगा कि पन। आगे है दोस्तों एग्जाम्पल, द टेररिस्ट लाइज इन द जेल, इट कैन बी दैट ही इज टेलिंग ए लाई। द टेररिस्ट लाइज इन द जेल। अब बताइए, देखिए आप लोग, द टेररिस्ट लाइज, जो टेररिस्ट हैं दोस्तों वो पड़े रहते हैं, कहाँ पड़े रहते हैं? जेल में। इट कैन बी दैट ही इज टेलिंग ए लाई और ही इज लाइंग ऑन हिज बैक। अब देखिए यहां पर दोस्तों जो पहला एग्जाम्पल है, द टेररिस्ट लाइज, लाइज का मतलब पड़े रहते हैं। अब ये वर्ड अपने आप में दोहरे अर्थ लिए हुए हैं। लाइज का मतलब पड़े हुए है ना, कि जो टेररिस्ट हैं वो पड़े रहते हैं, कहाँ? जेल में पड़े रहते हैं, यानी उनको जेल में कैद कर दिया जाता है।
दूसरा इसका अर्थ ये भी निकल रहा है दोस्तों कि जितने भी टेररिस्ट हैं वो जेल से ही ऑपरेट करते हैं। तो दोनों अर्थ को ये लिए हुए हैं, इसीलिए ये शब्द जो है दोस्तों क्या कहलाया, पन कहलाया। इसके और एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारा डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। शब्द भी इससे बन जाते हैं, एक शब्द से कई शब्द बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कमिंग ऑफ एज नॉवेल? व्हाट इज कमिंग ऑफ एज नॉवेल? A novel which describes how the main character changes and develops from childhood to adulthood. जब किसी कमिंग ऑफ एज नॉवेल किसको कहा जाता है? कमिंग ऑफ एज नॉवेल से मतलब है दोस्तों सीधे सीधे ए नॉवेल एक ऐसा नॉवेल जो वर्णन करता है मेन कैरेक्टर का कि कैसे वह परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ, डेवलप हुआ है अपने बचपन से अपनी युवावस्था की ओर। तो इस प्रकार का जो नॉवेल है दोस्तों कमिंग ऑफ एज नॉवेल आप उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज गॉथिक नॉवेल? गॉथिक नॉवेल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉवेल का एक प्रकार है। Novel which describes supernatural forces and includes senses of terror is called Gothic novel. दूसरों भूत प्रेत इस तरह के जो भयावह नाटक होते हैं, जो एक स्टोरी लिए होते हैं डर की, खौफ की, वो नॉवेल जो है गोथिक पौराणिक नॉवेल या यूं कहिए कि भूतिया नॉवेल, हॉन्टिंग नॉवेल वो कहलाते हैं। तो उसी को गॉथिक नॉवेल कहा जाता है। नॉवेल विच डेस्क्राइब सुपरनेचुरल एलिमेंट। सुपरनेचुरल एलिमेंट में अच्छा बुरा दोनों ही प्रकार के सुपरनेचुरल एलिमेंट होते हैं दोस्तों। फोर्सेस पावर्स को दर्शाता है। इंक्लूड सेंसेस ऑफ टेरर जिसमें भय की स्थिति उत्पन्न होती है। व्हाट इज टू डायमेंशनल कैरेक्टर? टू डायमेंशनल कैरेक्टर क्या होता है? वन विच इज नॉट डेस्क्राइब्ड इन डिटेल। टू डायमेंशनल कैरेक्टर का मतलब है एक ऐसा पात्र जिसको बहुत ज्यादा विस्तार के साथ वर्क में नहीं दर्शाया गया है, नहीं बताया गया है। व्हाट इज टू डायमेंशनल कैरेक्टर? ध्यान से सुनिए, वन विच इज नॉट डेस्क्राइब्ड इन डिटेल, जिसको बहुत ज्यादा वर्णनात्मक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।